यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को लेके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है, ये क्लास उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ जो लोग अपकमिंग ESIC का पेपर देने वाले हैं जुलाई में, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और कोई भी आपको डाउट रह जाता है आपके एग्ज़ाम को लेके या किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो MPP CGL का हो ना हो या आपका ESIC का हो या NHM CHO ANM, कोई से भी एग्ज़ाम को लेके, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं कमेंट्स आप सभी के हैं जो डेली चेक करती हूँ। और जैसा मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में कहा था कि 10 जून से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आपकी फ्री रहेंगी, किसी भी तरीके का आपको चार्ज नहीं रहेगा। और जो टाइमिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है चैनल पर, वो भी आपकी फिक्स हो जाएगी। 10 जून से आपकी डेली मॉर्निंग में 2 घंटे की क्लास रहेगी। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो क्लास ओनली जो सब्सक्राइब मेंबर होंगे उन्हीं के लिए बस रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेकिन जो चैनल पर सब्सक्राइब करके रखे होंगे उन्हीं को बस वो क्लास विजिबल होगी। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है हमारे 2024 का पेपर है, नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है। और ये पेपर देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा पेपर कहाँ पे आ सकता है। इसमें प्योरली पूरे नर्सिंग के क्वेश्चन है, नॉन नर्सिंग यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट प्रायोरिटी टू बी डन व्हेन नर्स मेक अ मेडिकेशन एरर। तो यहाँ पर मेडिकेशन एरर की बात की जा रही है। यदि कोई नर्स है जो मेडिकेशन एरर होता है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? ऑप्शन में है आपको असेस द पेशेंट कंडीशन, नोटिफाई फिजिशियन इंचार्ज, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एरर, चार्ट मेडिकेशन इन पेशेंट्स रिकॉर्ड। यदि आपके हाथ से बाई चांस बाई मिस्टेक ध्यान कहीं और हो और आपने कुछ गड़बड़ गलत मेडिकेशन पेशेंट को इंजेक्ट कर दी, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो ऐसे केस में आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट की कंडीशन को असेस करना। आपको वो चीज़ फिजिशियन इंचार्ज को तो बाद में बताना है, और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ करना है, आपके जो हेड हैं उसको भी बताना है। लेकिन यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि किसी भी मरीज़ को कोई गड़बड़ या गलत दवा दे देते हैं आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है कि उसमें उस मेडिकेशन के बाद है जो क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पहली प्रायोरिटी पूछी गई है, तो मेडिकेशन देके आपको भागना नहीं है, वहाँ खड़े होके आपको उस पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है, चेक करना है, उससे पूछना है कि उसको किस तरीके की चीज़ें महसूस हो रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट केयर अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ प्रैक्टिस सेटिंग इज। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट केयर में यदि आप मरीज को कंटिन्यूस केयर दे रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके की केयर आपकी होगी? केस मैनेजमेंट बेस पे, टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर या फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर कंटिन्यूस केयर है जो क्या है, कंटिन्यूम प्रैक्टिस ऑफ केयर है, या फिर कंटिन्यू केयर कब दी जाती है? जब आपको मरीज के बारे में पूरी जानकारी पता हो, उसकी केस हिस्ट्री पता हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, आपने उसकी केस स्टडी की हो, तब यहाँ पे आप इस तरीके की केयर है जो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? केस मैनेजमेंट। क्या होगा? केस मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहाँ से आपको थर्ड क्वेश्चन से आंसर डायरेक्ट विजिबल नहीं होंगे, यहाँ से आपको है जो आप भी अपने आंसर है जो मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गोल इंक्लूड टारगेट डेट, नर्सिंग एक्शन, क्राइटेरिया, डिजायर्ड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, सब्जेक्ट बिहेवियर, नर्सिंग एक्शन, क्राइटेरिया, और लास्ट ऑप्शन में टास्क स्टेटमेंट, क्राइटेरिया, कंडीशन और टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जब भी आप कुछ गोल का मतलब है, यहाँ पे आपने मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि आपको यदि कोई भी पेशेंट मिलता है, आप उसकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, असेसमेंट करेंगे, सब उसका डायग्नोस भी करेंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव या फिर गोल या फिर प्लानिंग कुछ करनी है, तो यहाँ पे आपको पहले सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सब चीज़ें आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको इसेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे किसी गोल को अचीव करने के लिए?
तो वो होगा पहले नंबर तो टास्क स्टेटमेंट, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं वो। दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्या कंडीशन है, और लास्ट में आता है टाइम फ्रेम, मतलब जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं वो किस किस बेस पे आपको कितने टाइमिंग पे करनी है। तो यहाँ पे हमेशा गोल को लेके यदि पूछें, किसी भी गोल या ऑब्जेक्टिव को लेके, तो यहाँ पे आपको टास्क स्टेटमेंट, क्राइटेरिया, कंडीशन एंड टाइम फ्रेम है जो क्या करना है, यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, एजुकेटिंग क्लाइंट्स रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडहरिंग टू प्रिंसिपल ऑफ। यदि किसी मरीज को आप क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके का प्रिंसिपल होगा, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस। एक चीज़ और इस पेपर के साथ में बता दूं कि बहुत सारे लोगों को अलग से मैनेजमेंट और रिसर्च की क्लासेस चाहिए हैं, तो वो क्लासेस आपकी होंगी, मे बी 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है जो पर क्लास होंगे, लेकिन जब भी ये पेपर सॉल्व होते हैं स्पेशली किसी स्टेट बेस्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड, तो उनमें आपको 10-10 क्वेश्चन तक मैनेजमेंट के कवर हो जाते हैं, आईईसी के कवर हो जाते हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखा कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आपको ये जो 4 जैसे ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में, तो इन 4 में से घुमा घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं। जब तक आपको इनके मीनिंग पता नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एजुकेटिंग क्लाइंट रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, यदि किसी मरीज को मेंटल हेल्थ को लेके आप कुछ समझाते हैं तो वो क्या, कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड होगा, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस, क्या हो गए। तो यहाँ पर यदि एजुकेट करते हैं आप किसी मरीज को उसकी मेंटल हेल्थ को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेके, तो ये कहलाएगा बेनिफिशियंस। उसके लिए भी फ़ायदा है इस चीज़ का, क्या है, उसके लिए भी इस चीज़ से फ़ायदा ही होगा यदि आपने उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिशियंस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर किसी का कुछ इस तरीके से आप उसके साथ एक्ट करते हैं, जैसे होगा कि यदि किसी मरीज की आप केयर करते हैं तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जो केयर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। जो भी चीज़ पेशेंट की केयर से रिलेट करती हुई हो या फैमिली मेम्बर्स को रिलेट करती हुई हो, उससे क्या पेशेंट एग्री करता है या नहीं, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, ऑटोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, endorsement by a specialized organization that nurse has certain qualification that exist basic competences। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एंडोर्समेंट बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एंडोर्स करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आपको मैं, यदि आप एक क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसी बेस पे समझाती हूँ कि कोई भी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप उस चीज़ को एंडोर्समेंट करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होंगी, बेसिक कॉम्पिटेंस होंगे, वो क्या होंगे, लाइसेंश्योर, एक्रेडिटेशन, क्रेडेंशियलिंग या फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एंडोर्समेंट बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक क्या होगा, ये होगा क्रेडेंशियलाइजिंग, क्या है, क्रेडेंशियलिंग। नेक्स्ट वन, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ मार्था ई रोगर्स थ्योरी इंक्लूड। मार्था ई रोगर्स थ्योरी आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, फंडामेंटल में फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगी, डोरेथ थ्योरम की मिल जाएगी, मार्था रोगर्स की मिल जाएगी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मार्था ई रोगर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग सही पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन, अडॉप्टेशन, होलनेस, इंटेग्रिटी। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपर्सनल केयरिंग, केयरिंग रिलेशन, केयरिंग ओकेशन या फिर केयरेटिव फैक्टर, या फिर एनर्जी फील्ड, ओपिनियंस, पैटर्न, पेन, डायमेंशियलिटी, स्टेबलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, इंट्रैक्शन या फिर ऑर्डर। तो यहाँ पर आपने क्या है, मार्था ई रोगर्स की जो थ्योरी है, क्या है, मार्था ई रोगर्स की थ्योरी है, 4 प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। किस पे, 4 प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है थ्योरी। फर्स्ट होता है यहाँ पर एनर्जी फील्ड, क्या होता है, एनर्जी फील्ड। दूसरा होता है ओपननेस, तीसरा होता है पैटर्न और चौथा होता है पेन डायमेंशियलिटी। तो ये प्रिंसिपल है
ये प्रिंसिपल हैं, किस चीज़ पे काम करेंगे, इन्वायरमेंट को लेके कोई भी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, अटैच होता है उस पर। तो यहाँ पर ये चारों प्रिंसिपल इन ऑप्शन में कहाँ पर हैं, तो ये रहे आपके ऑप्शन नंबर सी में। मार्था ई रॉगर्स थ्योरी ने ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट को लेके किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं उस बेस पे थ्योरी दी हुई है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल हैं वो आपके क्या है, 4 प्रिंसिपल हैं, या फिर आप इनको मेजर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इनको, या फिर इनको आप प्रिंसिपल के तौर पे भी याद रख सकते हैं। एनर्जी फील्ड, ओपननेस, पैटर्न एंड पेन डायमेंशनलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हेन इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट everything will be all right is an example of inappropriate communication technique known as। यदि आप अपने मरीज से इंटरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेशन में? स्टेरियोटाइपिंग, बीइंग जजमेंटल, पैराफ्रेसिंग, या फिर यूजिंग क्लिंच। क्या कहलाएगा ये? किस तरीके का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहाँ पर यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप उससे कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एज अ नर्स आप जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, मरीज इतने घबराए हुए आते हैं, डरे सहमे आते हैं, तो आप ये चीज़ कह देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो टर्म है यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लिंच का मतलब क्या होता है कि सब कुछ ठीक होना, एक तरीके से आप इसको यही मान सकते हैं, चीज़ी टाइप का होना। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो तो प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि मरीज़ इतना घबराया हुआ है, आप उसको तुरंत बोल दो कि सब कुछ ठीक होगा। तो ये जो आपका एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेशन टेक्निक में कहलाएगा यूजिंग क्लिंच। मतलब जो चीज़ रिसेंट में तुरंत तो नहीं है, एटलीस्ट तुरंत नहीं है, लेकिन आपने ये चीज़ कही है, तो ये कौन से कम्युनिकेशन टेक्निक में आएगा? ये आएगा यूजिंग द क्लिंच। नेक्स्ट वन, अभी तक यहाँ पे आपके जो शुरुआत के 7 क्वेश्चन थे ये आपके थे किससे? मैनेजमेंट से, एंड जो आपने आईईसी पढ़ी है जिसमें आपका पूरा एनालिटिकल भी आप इसको कह सकते हैं, तो यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन थे। अब जो 8वें नंबर से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपको यहाँ पे रहे, लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। तो हमारे हार्ट की सबसे बड़ी वेन कौन सी है? ग्रेट कार्डियक वेन, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन, या फिर अओर्टिक साइनस। लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, ये देखिए कितना अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट क्या है यहाँ पे? तो लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट होगी यहाँ पे कोरोनरी साइनस। क्या होगी? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस किसकी? हार्ट की। हार्ट की बात की जा रही है, तो कोरोनरी साइनस को ग्रेट कार्डियक वेन भी कहा जाता है। क्या है? ग्रेट कार्डियक वेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो कोरोनरी साइनस है क्या है? लार्जेस्ट वेन है किसकी? हार्ट की। और इसका काम क्या होता है कि जो हाफ ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से, क्या है? हाफ ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट मसल से राइट एट्रियम तक लेके जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। इसको ग्रेट कार्डियक वेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको, ग्रेट कार्डियक वेन। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स इन ह्यूमन डाइट इज। मोनोसैकेराइड मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करती हुई बात हो रही है। तो जो कॉमन है हमारी डाइट में मोनोसैकेराइड वो कौन से हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथेओनिन, या फिर ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, या फिर वैलिन। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 ऑप्शन है इनमें तो ये प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो शुरू के 2 ऑप्शन है, क्या है? 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो मोनोसैकेराइड जो मोस्ट कॉमन, क्या है? मोस्ट कॉमन है जो हमारी डाइट में मोनोसैकेराइड होते हैं वो कौन से हैं? तो मोस्ट कॉमन ह्यूमन डाइट के मोनोसैकेराइड होते हैं फ्रक्टोज,
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो कि सिंगल शुगर, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है सिंगल शुगर। यहाँ पे आपको मैं सिंपल टर्म यूज़ करती हूँ ताकि समझना ईजी हो। सिंपल शुगर वाले मतलब सिंगल शुगर वाले मॉलिक्यूल वाले, जिसमें 6 कार्बन के एटम्स होंगे, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। मतलब यदि मोनोसैकेराइड के फॉर्मूला की हम बात करें तो क्या होगा? C6H12O6। अब यहाँ पर इस तरीके के जो मोनोसैकेराइड हैं जो हमारी बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी की डाइट में शामिल होते हैं, क्या है? फ्रक्टोज, मतलब जो आपको मोस्ट ऑफ द फ्रूट से मिल जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो यहाँ पर ये तीनों होंगे। क्या होंगे? तीनों होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला की बात करें मोनोसैकेराइड की तो क्या होगा? C6H12O6। नेक्स्ट वन, सॉरी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर गिवन इन। तो जो IM इंजेक्शन है कहाँ पे देते हैं? मसल्स के नाम दिए हुए हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस सुपीरियर या फिर ग्लूटियस इन्फीरियर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे दिए जाते हैं? यदि बच्चों में बात करें हम, इन्फेंट में कहाँ पे दिए जाते हैं? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं इस तरीके से हो, डायरेक्ट पूछा IM को लेके, तो वह ग्लूटियस मीडियस। क्या होगा? ग्लूटियस मीडियस। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड। यदि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात की जा रही है तो क्या हो, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें? रिसर्च डिजाइन, लेवल ऑफ एविडेंस मेथड, सोर्स ऑफ फंडिंग, डेटा वाइज सिलेक्शन, एविडेंस रैंकिंग एनालिसिस, लेवल ऑफ एविडेंस, सोर्स ऑफ डेटा, इम्प्लीकेशन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस या पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम। यदि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात की जा रही है, मतलब रिसर्च से आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब आपके पास कोई भी आप इस तरीके से डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा विद प्रूफ के चीज़ें प्रेजेंट करनी है। यदि तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब जनता होगी, तब तो आप उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर पाएंगे। यदि आपको कुछ एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए ठोस किसी भी चीज़ को लेके, पॉपुलेशन होगी, आपने उन पे किस तरीके से रिसर्च वगैरह की है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। कंपेयर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए जब तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये सब वही है कि पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम, चारों चीज़ें होंगी जो कि एक एलिमेंट्स का काम करेंगे, पार्ट का काम करेंगे किसमें? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन यदि आप कलेक्ट करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैक्सिमल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ क्वाइट इंस्पिरेशन इज। यदि आप शांत बैठ के सांस खींचते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर गए, इनहेल किया, एक्सेल मतलब छोड़ना, इनहेल मतलब अंदर ले गए, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्स इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमल एयर जो आपने इनहेल की है, क्वाइट इंस्पिरेशन मतलब शांति से बैठ के, तो वो क्या कहलाएगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपको यहाँ पर एक छोटी सी मैं टेबल ऐड करूँगी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें आपको रेसिडियल, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और यदि फोर्स्ड की यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन में कहा है कि फोर्स्ड इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है? फोर्स इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपने बहुत एक स्पेसिफिक टाइम में, क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम में आपने जो सांस खींची, क्या है, जो सांस खींची वो है यहाँ पे क्या है? फोर्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये होती है जनरली 1900 से 1900 से लेके 3000 प्लस ml पर मिनट में। कितनी? 3000 पर मिनट में यदि आप एक बार में खींचते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो, यदि हम बात करें जो टोटल लंग कैपेसिटी में इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन सब टोटल रहेगा। यदि हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि जो फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी है या फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है
या वाइटल कैपेसिटी है। तो यदि वाइटल कैपेसिटी की हम बात करें, क्या है, वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं हम लंग्स की, तो ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन पर्सन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो सांस आपने ली है, क्या है, जो सांस आपने ली थी, मैक्सिमम इनहेल की थी, उसको आप बाहर निकालते हैं, मैक्सिमम पूरी बाहर निकालते हैं, और वो कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनहेल की बस पूछा गया है, इनहेल, तो इनहेल का क्या होगा यहाँ पर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ लार्ज ब्लड स्पिल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर इन साइज। यदि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जगह पर ब्लड गिर जाता है तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे आप। 1/100 डाइल्यूशन ऑफ 5% हाइपोक्लोराइड, 1/10% डाइल्यूशन ऑफ 5% हाइपोक्लोराइड, 1/5 डाइल्यूशन ऑफ 5% हाइपोक्लोराइड, या फिर 1/2 डाइल्यूशन ऑफ 5% हाइपोक्लोराइड। यहाँ पर किसी भी वे में आपको हाइपोक्लोराइड तो यूज़ करना ही है। क्या है, हाइपोक्लोराइड तो आपका यूज़ होना है। जब भी फर्श पे ब्लड गिर जाता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको मैनेज करने के लिए, क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब यहाँ पर डाइल्यूशन की बात की गई है कि यदि 10 सेंटीमीटर में गिरा है तब कितना यूज़ करेंगे आप। यदि 10 सेंटीमीटर में गिरा है तो कितना होगा, 1/10। कितना, 1/10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन इन विच वेस्ट इज थ्रेडेड एंड हीटेड इन अ रोटेटिंग ऑगर इज। तो यहाँ पर नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है, क्या है, नॉन बर्न है, ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट है क्या होगा, थ्रेडेड हो जाएगा और रोटेटिंग वे में क्या होगा, गर्म होगा। तो ये कौन सी मेथड कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। क्या होगी, स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। जैसे आटा चक्की होती है उसी तरीके से यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर ये आटा चक्की वाला जो हम ये कह सकते हैं, आटा चक्की में जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो गेहूँ पीसा जाएगा, तो ये भी यहाँ पर है कि नॉन बर्न मतलब जलेगा नहीं, ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन की प्रोसेस। और यहाँ पर जो विच वेस्ट इज थ्रेडेड एंड हीटेड इन अ रोटेटिंग ऑगर, तो एक तरीके से आटा चक्की वाला यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में भी यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पर जो वेस्ट की बात की गई, थ्रेडेड मतलब जो आपने गेहूं डाले बाई चांस चक्की में तो पिस के बाहर आते हैं, वही है। रोटेटिंग वे में जब वो जाएगा तो यहाँ पर वो आटा चक्की वाला फॉर्मूला याद रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन हॉस्पिटल को लेके हो रहा है तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेड मेथड में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, यू बैक्टीरिया दैट आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ सेल वॉल इज। यू बैक्टीरिया कौन से हैं जो सेल वॉल नहीं बना सकते, माइको एक्टिनोमाइसाइटिस, माइकोप्लाज्मा या फिर स्पायरोचिट्स। तो यहाँ पर कौन से होंगे माइकोप्लाज्मा। क्या होंगे, माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी। नेक्स्ट वन, पीपल अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग सेरिब्रल कंप्रेशन विच इज टर्म्ड एज। जो आपकी पुतलियाँ हैं क्या होंगी, चेंजेस होंगी सेरिब्रल कंप्रेशन के कारण। तो क्या है, मार्कस गन प्यूपिल, हटचिसोनियन प्यूपिल, एडी प्यूपिल या फिर आर्गेल रॉबस्टन प्यूपिल। कौन सी प्यूपिल कहलाएंगी आपकी। तो यहाँ पर ये जो पीपल की बात की जा रही है, जिसमें पीपल्स अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब एक सीरीज में अंदर की तरफ जाएंगी सेरिब्रल कंप्रेशन के कारण, तो ये क्या कहलाएंगी आपकी, हटचिसोनियन पीपल्स। क्या होंगी, हटचिसोनियन पीपल्स। जो मार्कस प्यूपिल हैं, यहाँ पर जो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स है, यदि कोई आंखों में प्रॉब्लम हो तब है जो देखने को मिलेगा। क्या होगा, तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अ मेथड ऑफ सप्रेसिंग टैकीकार्डिया बाय पेसिंग द हार्ट एट अ रेट फास्टर देन द पेशेंट इंट्रिंसिक रेट इज। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सप्रेसिंग टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होगा,
टैकीकार्डिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टैकीकार्डिया का मतलब होगा कि जो हार्ट रेट है क्या है, बहुत फास्ट है। क्या है? फास्ट हार्ट रेट है। तो यहाँ पर फास्टर देन द पेशेंट इंट्रिंसिक रेट, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर एक क्या हो, कौन सी मेथड होगी? सेंसिंग, पेसिंग थ्रेशोल्ड, ओवर सेंसिंग या फिर ओवर ड्राइव पेसिंग। A method of suppressing tachycardia by pacing the heart at a rate faster than the patient intrinsic rate, it's called the over sensing। क्या होगी ये? ये ओवर ड्राइव पेसिंग होगी, ओवर सेंसिंग नहीं होगी, होगी ओवर ड्राइव पेसिंग। मतलब जितनी ज़रूरी भी नहीं है उससे फास्ट तरीके से हार्ट रेट का चलना, और आप उसको क्या कर रहे हैं? सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये कहलाएगा ओवर ड्राइव पेसिंग। नेक्स्ट वन, when a patient receives propylthiouracil, which of the following need to be promptly reported? propylthiouracil यदि किसी मरीज को दी जा रही है, क्या है? propylthiouracil दिया जा रहा है मरीज को, तो क्या चीज़ आप रिपोर्ट करेंगे? कॉन्स्टिपेशन, डिसमेनोरिया, सोर थ्रोट या फिर यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। प्रोपिलथायोरेसिल जनरली हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर किसी को ग्रेव्स डिसीज हुई हो तब दी जाती है। तो यदि प्रोपिलथायोरेसिल दिया जा रहा है, मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड है आपकी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, उसको कम करने के लिए प्रोपिलथायोरेसिल है जो दिया जा रहा है ट्रीट करने के लिए। तब ऐसे केस में आपको सोर थ्रोट के लिए, क्या है? सोर थ्रोट के लिए है जो सोर थ्रोट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सोर थ्रोट। याद रखना है प्रोपिलथायोरेसिल एक हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन है। यदि बहुत ज़्यादा, नॉर्मली नहीं, यदि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड ग्लैंड को टू मच हार्मोन बनाने से रोकने के लिए प्रोपिलथायोरेसिल है जो यूज़ किया जाएगा। और इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? किस चीज़ को नोटिस करेंगे? सोर थ्रोट के लिए। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट इज। चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट के दौरान कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? एम्फाइसीमा, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, निमोनिया या फिर एटलैक्टेसिस। क्या हो सकता है? एटलैक्टेसिस की कंडीशन तो जनरली जब यदि कोई सर्जरी वगैरह होती है तो कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें लंग आपके कोलैप्स हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। एम्फाइसीमा या फिर टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या हो सकता है? चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट के दौरान तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो होता है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। नेक्स्ट इज, फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मेल्ड स्कोर। यदि लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाना है, क्या है? लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाना है तो यहाँ पर जो मेल्ड स्कोर है वो कैसे चेक करेंगे? क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन से। क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, INR, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ब्लीडिंग टाइम या फिर क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन या फिर अमोनिया। तो जो यहाँ पर जो मेल्ड स्कोर है, क्या है? मेल्ड स्कोर का मतलब होता है मॉडल फॉर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज। मेल्ड स्कोर का मतलब क्या है? यहाँ पर मॉडल फॉर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज। लिवर ट्रांसप्लांट कब होगा? जब कुछ काम ही ना कर रहा हो। ऐसे केस में जो चेक किए जाएंगे, जो पॉइंट्स यहाँ पर मेल्ड स्कोर के लिए चेक किए जाएंगे वो होगा क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन और INR। ये तीनों चीज़ों के लिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए तीनों चीज़ें हैं जो चेक की जाएंगी। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो तीन चीज़ें होंगी यहाँ पर, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला यूज़ होगा, तो जो फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से होता है, तीनों को सीक्वेंस वाइज याद रखें आप। मतलब 9.57 यहाँ पे क्या है? क्रिएटिनिन इंटू यहाँ पे लॉग क्रिएटिनिन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आएगा प्लस 3.78 इंटू लॉग टोटल बिलिरुबिन, या फिर एंड प्लस 11.2 लॉग INR प्लस 6.43। तो यहाँ पर ये स्कोर आपको एक सेपरेट उसमें मैं बता दूंगी। मेल्ड स्कोर क्या होगा? मेल्ड स्कोर। मेल्ड स्कोर का मतलब पता होगा आपको,
मॉडल फॉर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज, और इसके क्राइटेरिया के लिए 3 चीज़ें हैं जो चेक की जाएंगी, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन और INR। नेक्स्ट वन, आफ्टर यूजिंग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिंस एंड स्पिट टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ। यदि किसी मरीज को कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करने के लिए कहे गए, इनहेल करना मतलब जो आप इनहेलर यूज़ करके लेंगे, तो यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद मरीज को आप मुंह धुलने के लिए कहेंगे, क्यों? टूथ डिके को प्रिवेंट करना है, ओरल कैंडिडियासिस के लिए प्रिवेंट करना है, या फिर माउथ अल्सरेशन के लिए, या फिर हेलिटोसिस के लिए। तो यहाँ पर यदि आप अपने पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करने के लिए कहते हैं, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या तो अस्थमा वाले मरीज को दिए जाएंगे कि अस्थमा का जो पेशेंट है उसको क्या होगा, स्पाज्म होगा ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, इसके कारण सांस लेने में दिक्कत होगी। जब यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसको कहा जाता है कि आफ्टर इनहेल के बाद आपको कुल्ला कर लेना है, स्पिट करना है, पानी से रिंस कर लेना है अपना मुंह। किसको प्रिवेंट करना है यहाँ पे आपको? ओरल कैंडिडियासिस के लिए। किसके लिए? ओरल कैंडिडियासिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लंबे टाइम तक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लंबे टाइम तक यदि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, तो आप अपने मरीज को क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देना है कि जब भी इनहेलेशन के, क्योंकि आपके मुंह में बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बैड होते हैं। यदि आपने लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए तो आपकी इम्यूनिटी को भी क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। और ऐसे केस में आपको ओरल कैंडिडियासिस के साथ साथ कुछ और अदर मुंह में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए आपको क्या कहना है कि जैसे ही इनहेल करते हैं उसके कुछ सेकंड के बाद आपको रिंस आउट कर लेना है मुंह को। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सेंसिटिव साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP इज, यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सेंसिटिव साइन क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, प्यूपिलरी चेंजेस, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर पोजीशन चेंजेस। यदि ICP बढ़ा हुआ हो तो सबसे पहले आपका कॉन्शियसनेस लेवल ही डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? ICP बढ़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट वन, और यदि ICP बढ़ा है तो कॉमन मेडिकेशन कौन सी होती है, मैनीटॉल, ये भी याद रखें, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट वन, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन इन अ पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ। यदि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले मरीज में फास्ट सलाइन इन्फ्यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पल्मोनरी और सेरिब्रल एडिमा, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में यदि मरीज को आपने फास्ट इन्फ्यूज़ किया तो बॉडी में सेरिब्रल एडिमा होने के चांसेस रहेंगे। पल्मोनरी, या फिर पल्मोनरी का मतलब जो लंग्स से रिलेट करता है, सेरिब्रल मतलब ब्रेन में स्वेलिंग है जो हो सकती है, एडिमा है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन, नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया एसोसिएटेड विथ इंट्रावेस्कुलर लाइन एंड वुंड केयर में रिजल्ट इन। नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल से जुड़ गया यहाँ पे आपका, यदि IV लाइन के थ्रू आप करते, यदि IV लाइन डली हुई है, मरीज को इंट्रावेस्कुलर लाइन है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप उसकी केयर करते हैं, तो हॉस्पिटल के दौरान मरीज में और क्या डेवलप हो सकते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया, हाइपरटेंशन या फिर डेहिसेंस। ऐसे केस में सबसे कॉमन होती है एंडोकार्डाइटिस का होना। यदि आपने बैक्टीरियमिया मतलब आपके ब्लड में बैक्टीरिया एंटर हो गए या कुछ भी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो आपका जो एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, सडन इंटेंस मिड एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर में इंडिकेट। तो यदि यहाँ पर सडनली बैठे हैं, अचानक से मिड एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाए जो कि आपको राइट शोल्डर की तरफ जाए, तो ये क्या है, स्ट्रेंगुएटेड हर्निया, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अल्सर परफोरेशन। तो यदि यहाँ पर आपको अचानक से मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन होते हुए राइट शोल्डर की तरफ जाता है तो ये कहलाएगा आपका क्या, अल्सर परफोरेशन। जो अल्सर हैं वो क्या हो गए, बस्ट आउट हो गए हैं। नेक्स्ट वन, विच एंटीएमेटिक ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ लिवर डिसफंक्शन ड्यू टू इट्स कॉलेस्टेटिक इफेक्ट।
कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग है जो यूज़ की जाएगी यदि किसी मरीज को लिवर डिसफंक्शन है? तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलीस्टैटिक इफेक्ट के कारण कौन सी ड्रग को है जो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा? ऑन्डेमसेट्रॉन भी है, मेटक्लोप्रोमाइड है, प्रोक्लोप्राजीन है या फिर डोमपेरिडोन है। यदि मरीज को कॉलीस्टैटिक इफेक्ट है तो यहाँ पर जो ड्रग अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा वो होगी प्रोक्लोरपैराजिन। क्या होगी? प्रोक्लोरपैराजिन। बाकी जो डोमपेरिडोन है जब किसी को गैस वगैरह बनती है तब दे देते हैं। मेटक्लोप्रोमाइड या फिर ऑन्डेमसेट्रॉन तो मोस्ट कॉमन यूज़ की जाने वाली ड्रग है किसी भी तरीके से वॉमिटिंग हो रही हो आपको, लेकिन यदि मरीज को कॉलीस्टैटिक इफेक्ट है तो प्रोक्लोरपैराजिन है जो नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग सर्जिकल स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी? यदि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी होनी है तो कौन सा सर्जिकल स्टेप इंक्लूड नहीं होगा? टोटल मास्टेक्टोमी, एक्सिलरी ब्लॉक डिसेक्शन, रिमूवल ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, रिमूवल ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, क्या नहीं यहाँ पे होगा? तो जो मास्टेक्टोमी जो प्रोसीजर है, क्या है? मास्टेक्टोमी प्रोसीजर है यहाँ पे, रेडिकल मास्टेक्टोमी प्रोसीजर यदि हो रहा है तो कौन सा सर्जिकल स्टेप इंक्लूड नहीं होगा? तो जो मास्टेक्टोमी है, मास्टेक्टोमी जनरली ब्रेस्ट को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर अपनाया जाता है। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी होना है तो यहाँ पर जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं यहाँ पे रिमूव नहीं होंगी, माइनर होंगी, ब्लॉक डिसेक्शन होगा, एक्सिलरी ब्लॉक डिसेक्शन होगा, टोटल मास्टेक्टोमी हो सकता है, मतलब पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर इन विच बोन हैज स्प्लिंटेड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट इज कॉल्ड? ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डियाँ एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाएं वो कौन सा है? ओवल्जन, ग्रीन स्टिक, कंप्लीट या फिर कम्युनिटेड फ्रैक्चर। यदि हड्डी एक से ज़्यादा पार्ट में सेवरल फ्रैगमेंट में ब्रोक आउट हो जाए तो ये कहलाएगा कौन सा? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। क्या होगा? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन, परनीसियस एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होगा? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। एनीमिया विटामिन सी से तो होगा नहीं, आयरन से हो सकता है, फॉलिक एसिड से, B12 से, लेकिन परनीसियस की बात की गई है तो पर्टिकुलर B12 की कमी से होगा। क्या होगा? B12 की कमी से होगा। नेक्स्ट वन, while giving pre-operative education to nurse explain to the patient undergoing ostomy surgery that the procedure that maintains the most normal consistency of stool is, कौन सा होगा यहाँ पर? सिग्मोइड, ट्रांसवर्स, डिसेक्टिंग एंड असेंडिंग कोलोस्टोमी। यदि किसी मरीज का यहाँ पर ऑस्टोमी प्रोसीजर की बात की जा रही है तो यदि ऑस्टोमी प्रोसीजर यहाँ पे मरीज का किया जाना है और उसको आप स्टूल को लेके चीज़ें समझा रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है? कौन सी कोलोस्टोमी होगी? ये होगी आपकी सिग्मोइड कोलोस्टोमी। क्या होगी? सिग्मोइड कोलोस्टोमी के बारे में यहाँ पे जो आपने स्टूल बैग देखे होंगे, कुछ केस में भी रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन यदि आप उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल को लेके कुछ समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सर्जरी के पहले, तो कौन सी सर्जरी होने वाली है? सिग्मोइड कोलोस्टोमी। क्या है? सिग्मोइड कोलोस्टोमी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड एंड नर्व एंटर इनटू ओवरी? तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है जो ओवरी के लिए है? यूट्राइन आर्टरी, पोडेंटियल, मीजो ओवेरियम या फिर ओवेरियन फोसा। ऐसा स्ट्रक्चर विच ब्लड एंड नर्व एंटर इनटू द ओवरी तो वो होगा मीजो ओवेरियन। क्या होगा? मीजो ओवेरियम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली फाइंडिंग इन यूनिट विथ एस्फेक्सिया? एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि सांसें रुक जाना, सॉरी एक्सपेक्सिया का मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को क्या है? एस्फेक्सिया में क्या है? बच्चे के लिए ऑक्सीजन अचानक से स्टॉप हो जाए वो कंडीशन है। तो यहाँ पर यदि न्यूनेट में एस्फेक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है तो क्या हो सकता है? एसिडेमिया, एल्कलेमिया, हाइपोकैप्निया, फिर टैकीकार्डिया। ऐसे केस में बच्चे को एसिडेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन,
द डिस्टेंस बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द मिड पॉइंट इन सैक्रल प्रोमिनेंटरी क्या कहलाएगा? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट या फिर डायगोनल कॉन्जुगेट। जो डिस्टेंस है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिड पॉइंट इन सैक्रल प्रोमिनेंटरी का, ये कहलाता है डायगोनल कॉन्जुगेट। क्या है? डायगोनल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन इज द डेसिडुअल लेयर थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज टेकिंग प्लेस। जो डेसिडुअल लेयर है यहाँ पर जहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट होता है, कौन सी? डेसिडुआ वैसेलिस, डेसिडुआ पेरिनेटेलिया, डेसिडुआ कैप्सुलरिस या फिर डेसिडुआ वेरा। कौन सी डेसिडुअल लेयर होगी जहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट होता है? जो प्लेसेंटा सेपरेट होता है वैसेलिस के यहाँ पे होता है। कहाँ पे? वैसेलिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन, एवरेज ब्लड लॉस इज केयरफुली मेजर्ड इन अ वेजाइनल डिलीवरी। तो वेजाइनल डिलीवरी में नॉर्मली कितना एवरेज ब्लड लॉस हो सकता है? केयरफुल मेजर करना है। 250 ml, 600, 1000 या फिर 100 ml। अब देखिए यहाँ पे आपको एवरेज ब्लड लॉस इफ़ केयरफुली मेजर्ड इन वेजाइनल डिलीवरी कितने से, मतलब कितना ब्लड है जो लॉस हो जाता है यदि वेजाइनल डिलीवरी में, उसको आपको केयरफुली चेक करना है। वो होगा आपका जनरली 500 से ज़्यादा होता है। क्या है? मोर देन 500 होता है, मतलब क्या है? पीपीएच डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे 500 तो नहीं है, तो होगा यदि 600 ml तक, 600 ml से ज़्यादा लॉस हो रहा है वेजाइनल डिलीवरी में, तो उस चीज़ को आपको अपने पेशेंट के लिए केयरफुली मॉनिटर करना है और मेज़र करना है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में होगा क्या कि जो सर्विक्स है, इंटरनल लोस, एक्सटर्नल लोस क्या होंगे? वीक होंगे, इसके कारण कभी भी मिसकैरेज हो सकता है कंसीव करने के बाद। इट इज़ एसोसिएटेड विथ अबॉर्शन, characterized by painless dilatation of cervix after first trimester. It is long and thin, so it is very weak. Cervix is unhealthy, unable to hold product of conception. एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में प्रीटर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? सर्विक्स का जो इंटरनल ओस है वो वीक होगा, और ऐसे केस में होता क्या है कि दर्द भी नहीं होगा, सर्विक्स डायलेट होगी और जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कैरेक्टराइज्ड बाय पेनलेस डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर के बाद ही सर्विक्स क्या होगी? दर्द नहीं होगा, डायलेट होगी और जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट तो सब क्या है, यहाँ पर लॉन्ग नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये गलत हो जाएगा आपका। सर्विक्स तो हेल्दी है, लेकिन कुछ रीजन के कारण तो यहाँ पर सर्वाइकल सर्कलेज जो एक प्रोसीजर होता है, क्या है? सर्वाइकल सर्कलेज एक प्रोसीजर होता है, वो किया जाता है। सर्वाइकल जो ओस है यहाँ पर इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे सर्कलेज एक लगा दिया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द बेनिफिशियरी एक्शन ऑफ DMPA इन एंडोमेट्रियोसिस। DMPA जो कि एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब एंडोमेट्रियोसिस में इसका क्या काम होगा? इट सप्रेस ओव्यूलेशन एंड थिकन सर्वाइकल म्यूकस। It is contraceptive injection, inhibit gonadotropin action and the endometrial hyperplasia. It is a GnRH analog preventing follicular maturation. DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है, लेकिन यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस के लिए पूछा है, प्रेगनेंसी में नहीं पूछा है। तो एंडोमेट्रियोसिस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगी? इनहिबिट करने का काम करेगी और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन, फीटस स्टार्ट सकिंग एंड स्वॉलोइंग एट विच वीक ऑफ फीटल लाइफ। बच्चा गर्भ में है, फीटल स्टेज में है, किस वीक से वो सक करना और स्वॉलो करना, एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो कर जाएगा? तो कब स्टार्ट करेगा? 12 वीक, 16 वीक, 24 वीक, 28 वीक्स। ये काम करते हैं फीटल लाइफ में बेबीज जब 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, तब 16 से 20 वीक के बीच में, और मे भी हम कह सकते हैं कि 20 वीक में माँ है जो क्विकनिंग फील करती है, मतलब बच्चे के मूवमेंट को फील करेगी 20 हफ्तों में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बिफोर टेस्टिंग द सीमेन एनालिसिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस रिपोर्ट आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन लेने के बाद यहाँ पे देखिए कहा है कि
आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, यदि आपको सीमेन एनालिसिस करवाना है, जो टाइम है वो कितना होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस की रिपोर्ट के लिए, 60 दिन, 7 दिन, 90 दिन या फिर 30 दिन, कितने होने चाहिए? तो ये होते हैं जनरली 90 दिन, क्योंकि जो एपिडेमाइडिस है यहाँ पे क्या होगा, पूरा जो स्पर्म क्या होते हैं यहाँ पे बन के मैच्योर होते हैं। अब यहाँ पर जनरली 90 दिनों तक का समय लग जाता है, तो यहाँ पर भी वही कहा है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बिफोर टेस्टिंग द सीमेन एनालिसिस, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना ज़रूरी होना चाहिए सीमेन एनालिसिस के लिए, जब आपने मेडिकेशन ली हो उसके बाद का, तो वो होगा 90 दिनों का। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट विद जिडोविडिन स्टार्ट एट विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ART ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिडोविडिन स्टार्ट की जाती है प्रेगनेंसी में यदि माँ को HIV निकल आए। तो यहाँ पर कब से, 24 वीक्स, 14 वीक्स, 18 वीक्स या फिर 32 वीक्स से। तो जिडोविडिन स्टार्ट की जाती है कब, प्रेगनेंसी में, माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो पाए HIV, उसको प्रिवेंट करने के लिए ART ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो पीरियड होता है वो कब का होता है, 14 हफ्तों के जेस्टेशनल पीरियड के बाद, कितना, 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। निबिरापाइन दी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए यदि HIV है तो। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्ब्यूटामाइल इन 3 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन ड्यूरिंग अ नेबुलाइजेशन प्रोसीजर। तो 3 ml साल्ब्यूटामाइल में यहाँ पर स्टैंडर्ड डोज कितना होगा नेबुलाइजेशन के दौरान, 0.001 mg पर kg पर डोज, 0.01, 0.15 या फिर 0.005। तो ये होता है जनरली 0.15 mg पर kg बॉडी डोज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर नॉन पॉइजनस स्नैक्स। नॉन पॉइजनस स्नैक्स को लेके करेक्ट पॉइंट कौन सा नहीं है। वेंट्रल एंड डोर्सल सरफेस ऑफ स्नैक्स आर कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स, well known hood and spectacle mark on head, central row of large hexagonal scale along the entire length of body and fourth infralabial is the largest, rounded short solid teeth and large head scales। तो जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनको लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है, मतलब पॉइजनस स्नैक्स के बारे में पूछ लिया तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब इन 4 में से कुछ चूज़ करना है आपको कि फर्स्ट सेकंड होगा, सेकंड थर्ड होगा, थर्ड फोर्थ होगा या फर्स्ट और फोर्थ होगा। तो जो होगा यहाँ पे आपका सेकंड थर्ड। यदि पॉइजनस स्नैक के बारे में गलत चीज़ पूछी है तो वो क्या होगा, वेल नोन हुड एंड स्पेक्टिकल मार्क ऑन हेड। ये तो सीधा कोबरा का भाई बोल दिया, ये कोबरा में होगा। तो ये पॉइजनस स्नैक्स के बारे में इनडायरेक्टली आपसे पूछा है तो ये कोबरा का है। सेंट्रल रॉ ऑफ लार्ज हेक्सागोनल स्केल along the entire length of body and fourth infralabial is the largest। तो ये दोनों चीज़ें कोबरा की हैं, मतलब पॉइजनस स्नैक की हो गई। तो लेकिन यहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नैक को लेके गलत सही क्या नहीं है, नॉट करेक्ट, तो वही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट वन, व्हेन स्कोरिंग न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी ऑफ न्यूबॉर्न, स्क्वायर विंडो एंगल इन अ फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी विल बी। तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी यदि आप चेक करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की, तो स्क्वायर विंडो एंगल है फुल टर्म बेबी में क्या होगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 0 डिग्री, कितना होगा। तो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी यदि आप न्यूबॉर्न बेबी में चेक करते हैं स्कोरिंग कितनी होगी, 0 डिग्री। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल साइन प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ ट्रायोसोमी 21। ट्रायोसोमी 21 का साइन पूछा है, कॉप्लिक, ब्रूसफील्ड स्पॉट, एस्लीफ स्पॉट या फिर कोलोडियन स्पॉट। कॉप्लिक या फिर ब्रूसफील्ड, कॉप्लिक स्पॉट तो मीजल्स में देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पर एस लीफ स्पॉट हैं, क्या है, एस लीफ स्पॉट्स हैं, ये देखने को मिलेंगे किसमें, यदि मरीज को TSC की कंडीशन हो, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स हो तब। और यहाँ पर जो स्पॉट होगा ट्रायोसोमी 21 में वो होगा ब्रूसफील्ड स्पॉट। नेक्स्ट वन,
Which of the following feature is not diagnostic criteria for severe acute malnutrition baby between 6 month and 60 month? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या नहीं होगा सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में जब बच्चे की उम्र 6 महीने से 60 महीने की हो। 6 महीने से लेकर मतलब कि 5 साल तक। वेट फॉर एज मोर देन 80%, वेट फॉर हाइट लेस देन 3 SD, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 11.5, प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल एडिमा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या नहीं होगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के लिए, वो होगा वजन, मतलब ये तो नॉर्मल है। वेट फॉर एज मोर देन 80% मतलब नॉर्मल है, तो ये किसी भी तरीके का माल न्यूट्रिशन में कंसीडर नहीं होगा। यदि इससे कम होता तो होता, एडिमा होता तब भी होता, वेट फॉर हाइट होता तब भी होता, वेट फॉर एज मोर देन 80% मतलब बच्चा नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, विच पीडियाट्रिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिपल बबल साइन? कौन सी कंडीशन में जब एक्सरे किया जाएगा तो ट्रिपल बबल साइन है जो देखने को मिलेंगे? किस कंडीशन में देखने को मिलेगा ट्रिपल बबल साइन? जो ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलते हैं जेजुनल एट्रेसिया। क्या है? जेजुनल एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल जेजुनल एट्रेसिया, तो यहाँ पर क्या होगा जेजुनल एट्रेसिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो क्या होगा? रोएथ्या, हेस टेस्ट, स्वीट क्लोराइड टेस्ट या फिर जील नेल्सन टेस्ट। जील नेल्सन तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम के लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो टेस्ट होगा स्वीट क्लोराइड टेस्ट। क्या होगा? स्वीट क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सोडियम प्रेजेंट इन 0.9% नॉर्मल सलाइन, 0.45% नॉर्मल सलाइन, आइसोलाइट पी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर नॉर्मल सलाइन 0.9% में, 0.45% नॉर्मल सलाइन। कितना सोडियम होगा इन तीनों में? तो इन तीनों में होगा 154 MEQ पर लीटर, 77 MEQ पर लीटर, 25 MEQ पर लीटर। मतलब जो 0.9 है इसमें कितना होगा? 154, 45 वाले में होगा 77 और जो आइसोलेट पी है यहाँ पे होगा 25। नेक्स्ट वन, विच पीडियाट्रिक सर्जिकल कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिंग साइन इन बैरियम मील स्टडी ऑफ द चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ? तो यहाँ पर स्ट्रिंग साइन देखने को मिलेगा जब बैरियम मील स्टडी करवाई जाएगी, मतलब कुछ डाई वगैरह इंजेक्ट की जाएगी उसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग साइन किस केस में देखने को मिलेगा? पोस्टीरियर यूथरल वॉल्व में, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। स्ट्रिंग साइन देखने को मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किसमें? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइलरी एट्रेसिया इन चिल्ड्रन? यदि बच्चे को बाइलेरिया एट्रेसिया की कंडीशन है तो कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन होगा? लेड प्रोसीजर, रेमस्टेड सर्जरी, स्वेंसन सर्जरी या फिर कैसाई प्रोसीजर? कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे किया जाएगा? जो प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया जाएगा वो कौन सा होगा? तो एक तरीके की सर्जरी होती है कसाई प्रोसीजर, जिसमें वाइल डक्ट, यदि कोई डिसीज़ वगैरह वाइल डक्ट में तो उसको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। तो होगा यहाँ पर क्या? कसाई प्रोसीजर। बाइलरी एट्रेसिया है यदि तो क्या होगा? कसाई प्रोसीजर। नेक्स्ट वन, कोटार्ड सिंड्रोम अकर्स मोर कॉमनली इन? क्या है? कोटार्ड सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा? सिजोफेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन या फिर साइकोटिक मैनिया में। तो कोटार्ड सिंड्रोम है जो कि एक न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें मरीज जो चीज़ें हैं उसको डिनाई करने की कोशिश करता है और वो होता है जनरली डिल्यूजन में। किसमें? डिल्यूजन में। नेक्स्ट वन, डिप्रेसिव इंडिविजुअल एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम? यदि मरीज डिप्रेशन वाला है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? बिहेवियरल, फिजिकल, कॉग्निटिव या फिर ऑल ऑफ दी अबव? यदि मरीज को डिप्रेशन है तो सब देखने को मिलेगा। बिहेवियर में बोलचाल नहीं करेगा, फिजिकल में एक जगह बैठा रहे कुछ नहीं करेगा, कॉग्निटिव में सोचते ही रहेगा बैठ के। ये क्या होंगे यहाँ पे आपके? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, स्यूडोलोगिया,
फैंटास्टिका इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या है, स्यूडोलोगिया फैंटास्टिका। इसको कहा जाता है पैथोलॉजिकल लाइन, क्या है, पैथोलॉजिकल लाइन। कैटाटोनिया का मतलब तो होगा एक जगह बिल्कुल जकड़ के बैठ जाना। नार्कोलेप्सी मतलब दिन में नींद का आना। नेक्स्ट वन, कॉप्रोलेलिया इज फाउंड इन, क्या है, कॉप्रोलेलिया किसमें देखने को मिलेगा, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन मतलब जो शराब पीते हैं, टोरेटे सिंड्रोम, मैनिया, फिर डेलीरियम। तो यहाँ पर जो कॉर्पोलेलिया, क्या है, कॉर्पोलेलिया वर्ड है, कॉर्पोलेलिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एंड रिपीटेटिव यूज ऑफ, जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो गलत सलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, देखने को मिलेगी टोरेट सिंड्रोम में। नेक्स्ट वन, एकबॉम सिंड्रोम इज रिफर्ड टू एज, क्या है, एकबॉम सिंड्रोम, ये देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन में, किसमें, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन में। नेक्स्ट वन, रोमबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू असेस, तो रोमबर्ग टेस्ट यूज़ किया जाता है किसके लिए, आपके बॉडी बैलेंस को चेक करने के लिए, शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे हो या आप सही से खड़े हो पा रहे हो नहीं, उसके लिए। नेक्स्ट वन, चेसिंग द ड्रैगन रिफर्स टू द स्मोकिंग ऑफ, चेसिंग द ड्रैगन किस तरीके की स्मोकिंग के लिए, LSD, MDMA, निकोटिन या फिर हीरोइन। चेसिंग द ड्रैगन का मतलब है हीरोइन, क्या है, हीरोइन। नेक्स्ट वन, हु कॉइन्ड द टर्म फॉर हाई हिप्नोसिस एज एनिमल मैग्नेटिज्म, तो किसने टर्म दिया है कि हिप्नोसिस एज एनिमल मैग्नेटिज्म, ये दिया है फ्रेंच एंटम मैस्मर। नेक्स्ट वन, क्लूवर-बुकी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड ऑल एक्सेप्ट, क्लूवर-बुकी सिंड्रोम, क्लूवर-बुकी सिंड्रोम में सभी चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। जो क्लूवर-बुकी सिंड्रोम एक तरीके का बिहेवियरल इम्पेयरमेंट है, जो चीज़ें आपके मुंह में हैं उनको कभी कभी सेक्सुअल तरीके से भी यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा, यहाँ पे विजुअल इनेबिलिटी टू विजुअल रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब विजुअल एग्नोसिया। हाइपर सेक्सुअलिटी होगी, हाइपर ओरैलिटी होगी, लेकिन डर नहीं होगा, तब तो ये काम करेंगे, क्या होगा, डर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, a neuromuscular blocking agent is administered to a client before ECT therapy. The nurse should carefully observe the client for, यदि ECT के पहले जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिए जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करना है, सीजर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज या फिर डिजीनेस। तो यदि यहाँ पर ECT के दौरान, क्या है, ECT के दौरान जो मेडिकेशन दी जा रही है, क्या है, ECT के दौरान जो मेडिकेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आपको ऑब्जर्व करना है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज के लिए, कि मरीज जो एस्पिरेट ना कर जाए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग OPV, जो OPV है उसको लेके गलत पॉइंट क्या है, रेसिडुअल न्यूरो पैरालिसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, required sub-zero temperature for storing, it is killed vaccine, induced intestinal long-term humoral immunity। तो गलत पॉइंट है OPV को लेके कि ये किल्ड वैक्सीन नहीं है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी होगी 1 ईयर ऑफ एज तक, लिटरेसी होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होगी, पर कैपिटा जो इनकम है वो यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं होगी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्वेले इंडेक्स भी पूछा जाता है आपको, PQLY भी पूछ सकते हैं। ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर इन, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन है किसके थ्रू हो सकता है, फ्ली, टिक्स, मॉस्क्यूटो या फिर सैंड फ्लाई। तो ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है टिक्स के द्वारा, किससे, टिक्स से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैव साइड इफेक्ट एंड हैव रेट ऑफ फेलियर,
तो जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होंगी इनके साइड इफेक्ट तो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन फेलियर रेट क्या होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद से ही यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मान लीजिए किसी के जो ओव्यूलेशन है या फ्रेग रिलीज होने का टाइम, फर्टाइल टाइम डिफरेंट होता है, वो आपने मेथड अपनाई तो साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए, लेकिन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो फेलियर रेट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, लेस एंड हाई। नेक्स्ट वन, कमिटी ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर वॉज ऑल्सो नोन एज। तो वो कमेटी जो क्या है, किस नाम से जानी जाती है, मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट मैन पावर के नाम से, वो है श्रीवास्तव कमेटी। कौन सी, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट सोर्स एपिडेमिक एक्सेप्ट। सभी क्या है, एपिडेमिक पॉइंट सोर्स एपिडेमिक को लेके सही है, किसी एक को छोड़कर। नो सेकेंडरी वेव सकर, ये बिल्कुल सही है। अकर्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये भी सही है। ऑल केसेस अकर्स एब्रप्टली एंड साइमल्टेनियसली, ये भी सही है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ये सही नहीं है। यहाँ पर एपिडेमिक में सब अफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। नेक्स्ट वन, विच ऑथर डेवलप्ड फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के लिए कौन से ऑथर ने फ्रेमवर्क डेवलप किया, नैन्सी मिलियो, लाइडिया हॉल किंग्स या फिर मार्क सॉलमन वाइट्स। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बात की गई है, तो यही होंगे। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सेप्ट। पानी की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए बॉयल किया जाता है, बेस एक्सचेंज प्रोसेस होगी, सोडियम कार्बोनेट यूज़ किए जाएंगे, क्लोरीनेशन यहाँ पर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, स्नेहा पूर्वम स्कीम। क्या है, स्नेहा पूर्वम स्कीम किसके लिए है, तो यहाँ पर स्नेहा पूर्वम स्कीम ऑर्फन्स के लिए है। आपको इतना याद रखना है, किसके लिए, ऑर्फन्स हैं जो, उनके लिए है। तो यहाँ पर ऑर्फन से रिलेट करते हुए पॉइंट कौन सा है, तो वो है यहाँ पर ये वाला, फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑर्फन्स हु आर लिविंग इन द फैमिली विद देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सपोर्ट टू द कम्युनिटी। तो शुरू में तो जो भी ऑर्फन है वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, लेकिन बाद में उनके अपने लिए कुछ ज़रूरत के लिए जो स्कीम लाई गई है उसका नाम क्या है, स्नेहा पूर्वम स्कीम। नेक्स्ट वन, एडीज ट्रांसमिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज एक्सेप्ट, मतलब एडीज से क्या नहीं होगा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा, चिकनगुनिया होगा, येलो फीवर होगा। क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं होगा, बाकी डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, येलो फीवर होगा, तीन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, फंक्शनल कॉन्सेप्ट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। तो जो फंक्शनल कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, ये मैनेजर के लिए। नेक्स्ट इज, हु डिफाइंड मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्टेड टू डूइंग द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। देखिए मैनेजमेंट के फिर से क्वेश्चन है, मे भी 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्टेड टू डूइंग द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो क्या आता है और सबसे कम उसमें कर सकते हैं, तो ये कहा है F.W. टेलर ने। किसने, F.W. टेलर ने। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सुपीरियर टू मैनेजमेंट, इन्फीरियर टू मैनेजमेंट, अल्टीरियर टू मैनेजमेंट या फिर सेम एज दैट मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सुपीरियर टू मैनेजमेंट। क्या है, सुपीरियर टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटर। क्या है, एग्जीक्यूटर। एक होता है हायर अथॉरिटी लेवल पे, मान लीजिए मुकेश अंबानी है, वो हर एक ऑफिस में बैठ के तो काम नहीं करेंगे, उनके हज़ारों जगह ऑफिस है, लेकिन उनके जो मिडिल लेवल ऑफ टीम है वो क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिंग टीम। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस से रिलेट करते पॉइंट कौन से नहीं है, ऑप्शन में है यहाँ पे आपको, Keep SWOT short and simple. Remember that SWOT is objective. Be realistic. Always apply SWOT in relation to your competitor. SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या है, SWOT एनालिसिस का मतलब होगा क्या,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो क्या नहीं होंगी, तो वो होगा रिमेंबर दैट शॉर्ट इज ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव वे में तो नहीं ले सकते, रियलिस्टिक होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल होना चाहिए। और आपके कॉम्पिटिटर मतलब बिजनेस में या फिर आप किसी भी तरीके से हैं, शॉर्ट एनालिसिस यदि आप अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर इट्स द पर्सनालिटी। हर एक की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कहा है और अलग बिहेवियर भी है, तो क्या है आपकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन, पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट सीम्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम कहाँ से आपकी कंट्रोल होगी, तो वो होगा सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। यहाँ पे आपने इस तरीके के क्वेश्चन जो एमपी में मे बी लास्ट टाइम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एग्जाम लिया था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, उसी तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में भी है। नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट दैट कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग इन अ गिवन कल्चर। तो ये क्या कहलाता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स। यदि आप कुछ अपना मैसेज वगैरह दे रहे हो बॉडी पार्ट्स या फिर मूवमेंट के थ्रू, तो ये कहलाएगा आपका क्या, गेस्चर। क्या होगा, गेस्चर। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन रिसर्च एज मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन मटेरियल मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन। तो किस चीज़ पे फोकस करेगा ऑपरेशनल रिसर्च, ये होगा राइट डिलीवरी पर। किस पे, राइट डिलीवरी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो, कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक।